वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मशीन कोडिंग इंटरव्यू। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि UPS प्रिंसिपल क्या है। वी डिस्कस इन डेप्थ अबाउट इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या है एंड वी विल बी यूजिंग UPS कंसेप्ट हियर। सो इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ चेक इट आउट। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। We'll explore all the properties one by one and have some hands-on example. So let's get started. What are solid principles? S represents single responsibility. O represents open-close principle. L represents risk of substitution principle. I represent interface segregation. D represents dependency inversion principle. So just to take a note, आप जब कोड करते हो 100% सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग को इसको जितना पॉसिबल है उतना फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज. इट शुड ओनली हैव वन जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी. दिस मेक्स योर क्लास ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन. So let's assume that we are developing a data store for BTech and MTech students to store their information. And वहाँ पर properties क्या क्या हम लोग store करना चाहेंगे? Name, ID, phone number, etc. Can be any properties that we like. And data को store करने का एक तरीका होगा, फिर we will be storing it in a file as of now. And हर एक variable के बाद we'll use this character for separation, right? A dash for separation. सो लेट्स से हम लोग ने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास बना दिया जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर वाले प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसमें स्टूडेंट टाइप का एक इनम है विच रिप्रेजेंट्स बीटेक और एमटेक स्टूडेंट। टेक्निकली इस क्लास में इफ़ यू इम्प्लीमेंट द सेम मेथड, हम लोग बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स को के डेटा हम लोग सेव कर पाएंगे, राइट। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ कि विल ओनली इनम हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे एक और से कि बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, राइट। लेट्स से बीटेक में 4 इयर्स का कोर्स होता है, एमटेक में 2 साल का कोर्स होता है। बीटेक में इंटर्नशिप हम लोग 3rd ईयर में करते हैं, एमटेक में भी आफ्टर 1 और 1.5 ईयर चालू हो सकती है। सो नाउ बोथ द क्लासेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फीचर्स, राइट। तो इसलिए हम लोग 2 सब क्लास बनाते हैं एंड विल मेक द स्टूडेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट, राइट। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में भी बर्ड के एग्जांपल लिया था, हम लोग ने वो बर्ड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया एंड ऑल द चाइल्ड क्लास फॉर एक्सटेंडिंग द बर्ड क्लास, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पर सेव इज ए कॉमन मेथड विच इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल द सब क्लासेस, इसलिए सेव विल बी डिफाइंड इन स्टूडेंट क्लास, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नाउ। इसको हैंड्स ऑन एग्जाम्पल करते हैं। हम लोग ने एक स्टूडेंट क्लास बना दिया जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर रहा है एंड हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड वी हैव ए इनम स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट टाइप वुड रिप्रेजेंट बीटेक एमटेक स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड स्टूडेंट टाइप ले रहा है एंड बाद में मैंने यहाँ पर सेव मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया। तो फर्स्ट जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि विल फॉर्मेटेड डेटा एंड विल अपेंड ऑल द वेरिएबल्स यूजिंग डैश, राइट। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट लिया, मैंने फर्स्ट नेम को अपेंड किया, देन आई हैव एडेड डैश, देन लास्ट नेम, देन डैश, रोल नंबर एंड देन न्यू लाइन, ठीक है। तो इससे जब बिल्ड डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को मैं कॉल करूँगा तो दिस डेटा विल बी फॉर्मेटेड इन द वे दैट वी वांट। अब जैसे कि हम लोग ने बोला दैट वी वांट टू सेव द डेटा इन ए फाइल, तो हम लोग ने यहाँ फाइल पाथ ले लिया, राइट। एंड फाइल पाथ लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ट्रू कर दिया, तो ट्रू मतलब डेटा आपका अपेंड होते जाएगा, इट विल नॉट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल डेटा, राइट। एंड मैंने एक फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल राइटर डॉट राइट, जो भी डेटा मेरे को मिल रहा है आई विल कीप ऑन राइटिंग। एंड मैंने यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर दिया, जस्ट इन केस इफ देयर इज ए एक्सेप्शन विल बी कॉट। इन केस द डेटा इज रिटर्न सक्सेसफुली, डेटा सक्सेसफुली रिटर्न टू द फाइल। इन केस कोई एक्सेप्शन आता है यहाँ पर एक एरर स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब लेट्स गो टू द मेन क्लास। तो मेन क्लास में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था बीटेक स्टूडेंट,
इसमें विराट कोहली रोल नंबर 18, एमटेक स्टूडेंट मैंने डिफाइन कर दिया, सचिन तेंदुलकर रोल नंबर 10, एंड यहाँ पर लेट्स नेम इट प्रॉपर विराट, लेट्स नेम इट सचिन। ओके, यहाँ विराट डॉट सेव किया, सचिन डॉट सेव किया, एंड इफ आई रन इट सी की क्या होता है। यहाँ पर मेरे को स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, डेटा रिटर्न। सो लेट्स सी, आई डू कैट आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि विराट कोहली 18, सचिन तेंदुलकर 10, राइट। दिस इज this what we wanted. Now there are certain ways to verify if the class follows single responsibility principle or not. First of all, the rules are कि method with multiple responsibility अगर ऐसा होता है तब the class violates or the method violates single responsibility principle. Second है separation of concern. अगर multiple behavior हमें एक ही method में देखने को मिलता है then it means it violates the single responsibility principle, right? Third है e-fails to handle different behavior. This is also one way to understand कि ये single responsibility principle violate कर रही है नहीं कर रही है। हम लोग अपने एग्जाम्पल को वापस एक बार टाइप डिप करते हैं कि ये सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर एक फॉर्मेट डेटा का लॉजिक है और यहाँ पर राइट डेटा टू द पाथ है, राइट। तो this save method is doing two things. One, it is formatting data. Second, it is writing data to a path. तो जैसे कि हम लोग ने सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बोला था कि एक ही मेथड में अगर मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट मीन्स इट वायलेट्स द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट। तो इसको हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं कि नाउ विल रीफॉर्मेट आवर क्लास डायग्राम। हम लोग स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास ही रखेंगे, विल हैव द प्रॉपर्टीज एज इट इज़, एंड हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। फाइल क्लाइंट विल हैव द फाइल नेम एज ए प्रॉपर्टी एंड इट विल हैव द सेव मेथड। तो बेसिकली हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया तो जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट आइडियली विल पास द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन द सेव मेथड। एंड एज हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं डेटा तो हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस मेथड में पास करेंगे। मैंने इसको स्टैटिक टाइप कर दिया ताकि दिस फॉर्मेट क्लास कैन बी कॉल्ड विदाउट इनिशियलाइजिंग इट, ओके। तो लेट्स ट्राई टू सी द चेंजेस। तो ये मैंने एक फॉर्मेट डेटा वाला क्लास बना दिया एंड यहाँ पर मैंने एक मेथड फॉर्मेट डाला जिसमें स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा एंड यहाँ पर द सेम लॉजिक वी आर फॉलोइंग। हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड वी आर जस्ट अपेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट, and then we are returning the data. Second, let's create a file client now. Now I'll create a file client, okay। इसकी हम लोग ने यहाँ पर बोला कि save method होगा, void save, and it will take a student object, student, and यहाँ पर एक file name होगा, string file name, यहाँ पर लेट्स से मैंने इसको कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, फाइल नेम, फाइल क्लाइंट, स्ट्रिंग फाइल नेम, राइट। यहाँ पर दिस डॉट फाइल नेम इक्वल टू फाइल नेम एंड द सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ लिखा है। लेट्स फर्स्ट रिमूव दिस लॉजिक, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन आई विल कॉपी दिस लॉजिक। मैं इसको फाइल क्लाइंट में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो हियर विल बी स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ इन द स्टूडेंट क्लास व्हाट विल डू इज दैट विल फर्स्ट टेक द फाइल क्लाइंट एज एन ऑब्जेक्ट एंड विल ऐड इट एंड इसको कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देंगे। वी डू हियर दिस डॉट फाइल क्लाइंट्स इक्वल टू फाइल क्लाइंट। मैं फाइल क्लाइंट का ऑब्जेक्ट भी पास कर देता हूँ यहाँ पर, फाइल क्लाइंट एंड आई डू दिस फाइल क्लाइंट, ओके। तो इसको मेरे को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा एमटेक स्टूडेंट्स एंड बीटेक स्टूडेंट्स में, फाइल क्लाइंट एंड आई पास है फाइल क्लाइंट ऑब्जेक्ट हियर। सिमिलरली आई हैव टू चेंज इन द बीटेक स्टूडेंट वाले सेक्शन में, फाइल क्लाइंट
राइट राइट नाउ हम लोग ने एक फाइल क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया इन स्टूडेंट क्लास एंड वी हैव चेंज द सेम इन द बीटेक एंड एमटेक क्लास, राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो चीज़ कर रहे थे, एक ये फॉर्मेट डेटा, दूसरा है राइट टू पाथ। नाउ टू फॉर्मेट डेटा हम लोग क्या कॉल करेंगे, विल कॉल फाइल फॉर्मेट डेटा डॉट फॉर्मेट, we pass this object, right, and it will give us a string of data. And then to write the data to the path, what we'll do is that we have the file client object. I'll call file client dot save using the data, right. Let's just try to run it once. तो मैं एक बार मेन क्लास में जाता हूँ, यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मैं यहाँ पर पहले फाइल क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, do new file client and let's name it output 2.txt, ओके। मैंने फाइल क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना दिया है एंड ओके, सो यहाँ पर इसको पब्लिक में कर देता हूँ, that's why the exception is being thrown, okay। now let's go back to the main class एंड यहाँ पर मैं सेम फाइल क्लाइंट के रेफरेंस को पास कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई कॉल दिस मेथड, सो नाउ लेट्स रन इट, लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ। एंड इफ आई डू कैट आउटपुट 2.txt आउटपुट 2, ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको रीराइट कर दिया, राइट। तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं एंड आई डू दिस डॉट फाइल पाथ फाइल नेम, ओके। So let me rerun it. If I do cat, if I do ls, ऐसी की output 2 फाइल बनी है यहाँ पर, output 2 डॉट, मैंने देखा कि सेम यहाँ पर प्रिंट हो गया, राइट। इन द प्रीवियस फाइल वी कैन सी कि हम लोग ने बीटेक एमटेक स्टूडेंट टाइप ऐड नहीं किया था, बट यहाँ पर हम लोग ने ऐड कर दिया, तो विच इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट। नाउ एज वी कैन सी हम लोग का कोड एज इट इज़ काम कर रहा है। पहले वी वर नॉट यूजिंग द बीटेक एमटेक टाइप, बट हम लोग यहाँ पर नए कोड में बीटेक एमटेक को भी अपेंड कर दिए थे डेटा में, एंड नाउ इज प्रिंटिंग एज एक्सपेक्टेड। तो लेट्स गो बैक टू द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो नाउ एज इट सेज कि मेथड विथ मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर होता है देन इट वायलेट्स द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, राइट। नाउ यहाँ पर हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इवन इन द स्टूडेंट क्लास वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। पहले हम लोग फॉर्मेट डेटा वी वर राइटिंग इट इन दिस वे, बट अब हम लोग वो लॉजिक को एक दूसरे मेथड में डाल दिया, दूसरे क्लास में हम लोग ने ऐड कर दिया, एंड हम लोग ने सेव वाले लॉजिक को भी दूसरे क्लास में ऐड कर दिया। स्टिल द सेव मेथड इज डूइंग द बोथ थिंग, राइट। बट अगर आप देखोगे अब अगर हम लोग को कुछ फॉर्मेटिंग में चेंज करना होगा देन वेयर डू वी हैव टू चेंज इट, we have to just change it in the format class, right? We don't have to change in the student class. And even if we want to change our save method, we have to change in the save file client method. We don't have to change in the student class, right? So this is what it means कि आपका क्लास को एक की वजह मिलनी चाहिए चेंज होने की। तो नाउ अगर मेरे को कुछ भी लॉजिक चेंज करना होगा, आई डोंट हैव टू मॉडिफाई द स्टूडेंट क्लास, आई हैव टू चेंज माई लॉजिक इन द फॉर्मेट डेटा क्लास या file client class, right? So this is how we achieve the single responsibility principle, which states that a class should have only one reason to change. Now let's come to the second example. The second example is open close principle. The open close principle states that software entities such as classes, modules and functionalities should be open for extension but closed for modification. But what does it exactly mean? Right, कि open for extension and closed for modification, then how would we change the code? So it basically means that the behavior of a module can be extended without modifying its source code. So you can add new functionality as you require to grow, but you shouldn't have to change the existing code to do so. So let's try to understand with one example. Also, open close principle should follow the single responsibility principle. ठीक है,
जैसे हम लोग को एक पेमेंट हैंडलर क्लास बनानी है जहाँ पर अलग अलग करेंसी टाइप प्रोसेस होगी. द करेंसी टाइप कैन बी डॉलर, रुपी, यूरो, एंड we just have to write the logic to handle different currency type. ठीक है, let's try to code it now. तो मैंने यहाँ पर पेमेंट हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें प्रोसेस मेथड है विच टेक्स वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट जिसका टाइप डबल है एंड इट टेक्स करेंसी इनम हियर एंड बेस्ड ऑन द करेंसी टाइप हम लोग यहाँ पर 3 स्विच स्टेटमेंट लिखे हैं. इट विल जस्ट प्रिंट आउट द वैल्यू एंड द करेंसी, प्रोसेसिंग डॉलर, प्रोसेसिंग यूरोस, प्रोसेसिंग इंडियन रुपी. एंड इन केस करेंसी टाइप कुछ नया है या जिसका इम्प्लीमेंटेशन रेडी नहीं है, वी आर जस्ट राइटिंग इट कांट प्रोसेस. ओके, लेट्स गो टू द मेन मेथड. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैंने एक नया मेथड बना दिया विच इज़ पेमेंट हैंडलर, एंड पेमेंट हैंडलर के ऑब्जेक्ट से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ एंड पासिंग द वैल्यू एंड द करेंसी टाइप. लेट्स सी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होता है. हमने देखा प्रोसेसिंग डॉलर, प्रोसेसिंग इंडियन रुपी, प्रोसेसिंग यूरोस, राइट. तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम लोग ने जैसे कि बोला कि इट शुड फॉलो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये SRP फॉलो करते हैं नहीं करते, राइट. तो लेट्स गो टू द प्रोसेस मेथड. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल केस हैंडल हुए हैं बेस्ड ऑन द करेंसी टाइप, राइट. एंड जैसे कि हम लोग ने SRP में बात किया था कि मेथड शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज. अगर वो मेथड आपके मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं then we should break it out into multiple methods, right. अब let's say why this is an issue, क्योंकि let's say कल हम लोग का एक नया करेंसी आ जाता है. let's say मैं यहाँ पर करेंसी जाकर let's say I name it pound, right. तो वापस मेरे को इस पेमेंट हैंडलर में आके I need to implement the pound method वाला लॉजिक, राइट. एंड सो दिस विल कीप माई क्लास चेंजिंग एवरी टाइम आई ऐड ए न्यू करेंसी. तो इसको बेटर तरीका क्या होगा सॉल्व करने का. तो लेट्स ट्राई टू सी द मॉडिफाइड क्लास डायग्राम फॉर इट. तो हम लोग यहाँ पर पहले इंटरफेस रखेंगे. इंटरफेस का नाम है पेमेंट प्रोसेसर. इट विल हैव ए मेथड प्रोसेस पेमेंट जिसमें हम लोग अमाउंट एंड करेंसी लेंगे, एंड वी विल हैव ए डिफरेंट क्लास विच विल इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस. तो डॉलर के लिए वी विल हैव ए डॉलर पेमेंट प्रोसेसर. For euro, we will have euro payment processor. In future, अगर कोई नई करेंसी आती है, that has to create a new processor for it and implement the logic. So इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि now this code, right, एक dollar payment processor and euro payment processor, this code won't be modified here, क्योंकि that's what single responsibility principle states कि a class should have only one reason to change. एंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल में अब हम लोग ने यहाँ क्या कर दिया कि इवन इन द फ्यूचर इफ न्यू बिहेवियर इज़ कमिंग, हम लोग एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं कर रहे. वी आर क्रिएटिंग ए न्यू कोड, न्यू इम्प्लीमेंटेशन टू हैंडल द लॉजिक. एंड यहाँ पर हम लोग ने पेमेंट हैंडलर एक क्लास बना दिया विच विल हैव ए मैपिंग ऑफ डिफरेंट करेंसी टाइप एंड पेमेंट प्रोसेसर, एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द करेंसी इट विल नेविगेट टू दोज पर्टिकुलर क्लास, राइट. तो चलिए इसको कोड करते हैं. तो यहाँ पर मैंने पेमेंट प्रोसेसर का इंटरफेस बना दिया विच एज ए मेथड प्रोसेस पेमेंट. इट टेक्स द अमाउंट इन करेंसी टाइप, एंड देन आई हैव इम्प्लीमेंटेड 2 क्लासेस विच इज़ यूरो पेमेंट प्रोसेसर विच विल प्रोसेस यूरोस, एंड डॉलर पेमेंट प्रोसेसर विच विल प्रोसेस डॉलर. एंड यहाँ पर मैंने पेमेंट हैंडलर 2 वाला एक क्लास बना दिया जिसमें मैंने एक हैश मैप डिफाइन किया विच हैज़ ए करेंसी एंड पेमेंट प्रोसेसर टाइप. एंड व्हेन आई इनिशियलाइज द क्लास आई क्रिएट द न्यू हैश मैप, एंड मैं यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट डॉलर पेमेंट प्रोसेसर को मैप कर रहा हूँ, यूरो के अगेंस्ट यूरो पेमेंट प्रोसेसर को मैप कर रहा हूँ. एंड देन when someone calls the process payment, it will first fetch the processor type based on the currency, and अगर उसको मिलता है it will call the process payment method which is defined in the interface. In case the processor is null, it will just say कि unsupported currency. So let's just try to run it now. So I go to the main method. मैंने यहाँ पर पेमेंट हैंडलर 2 कर दिया, एंड यहाँ पर पेमेंट हैंडलर प्रोसेस पेमेंट फॉर डॉलर, प्रोसेस पेमेंट फॉर यूरो, प्रोसेस पेमेंट फॉर रुपी. तो लेट्स ट्राई टू रन इट. आप देखोगे कि डॉलर एंड यूरोस को यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, बट रुपीज़ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि रुपीज़ का सपोर्ट नहीं है. तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट्स से फ्यूचर में
रुपीज़ का हम लोग को हैंडल करना होगा, देन व्हाट वी हैव टू डू, मेरे को यहाँ पर एक नया क्लास बनाना पड़ेगा विच इज़ रुपी प्रोसेसर. इट इम्प्लीमेंट्स पेमेंट प्रोसेसर, राइट. एंड यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा. एंड यहाँ पर in the payment handler I just have to add the new map here, right. I will write processor dot put currency dot rupee here. Okay. So this is how my class जो भी यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है, this logic is open for extension but closed for modification, which basically means कि जो भी क्लास ऑलरेडी बन चुकी है उसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे. बट इफ़ आई हैव टू इम्प्लीमेंट ए न्यू लॉजिक आई विल क्रिएट ए न्यू क्लास एंड उसको मैं इंटरफेस के थ्रू एक्सटेंड करके आई कैन इम्प्लीमेंट द न्यू बिहेवियर. नाउ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि पेमेंट हैंडलर 2 में हमें मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा इन केस न्यू प्रोसेसर आता है, राइट. जैसे फ्यूचर में पाउंड पेमेंट प्रोसेसर आएगा, वी विल क्रिएट ए न्यू क्लास विच इज़ पाउंड पेमेंट प्रोसेसर विच विल एक्सटेंड द पेमेंट प्रोसेसर इंटरफेस. And after the class is created, we need to add the mapping of pound and the pound payment processor in this hash map, right? Now, we can argue कि this does not follow single responsibility principle. But now, अगर आप देखोगे, this class is implementing the same behavior. यहाँ पर behavior change नहीं हो रहा है. Based on the type of processor, it calls the processor object and it processes the payment, right? Now let's come to the next example. What is interface segregation principle? The interface segregation principle or ISP states that a class should not be forced to implement methods it does not need to. So what does it really mean? In essence, ISP encourages us to create smaller specific interface tailored for the use case rather than one large interface that serves all the use case. So let's take an example. जैसे हम लोग ने एक इंटरफेस प्रिंटर का बना दिया जिसमें प्रिंट, स्कैन, फैक्स एंड कॉपी वाले मेथड है. एंड इसमें 2 सब क्लासेस है विच इज़ स्टैंडर्ड प्रिंटर एंड मल्टी फंक्शन प्रिंटर, जो कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इट कैन हैव मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ विच कैन हैंडल प्रिंट, स्कैन, फैक्स एंड कॉपी. बट स्टैंडर्ड प्रिंटर में वी माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट स्कैन, फैक्स एंड कॉपी वाले फंक्शनलिटीज़, राइट. So in that case, if the standard printer is extending the interface printer, it would have to throw exception for this particular method, scan, fax and copy, right? So ये तरीका सही नहीं होगा. That's what the interface segregation principle tells us. तो better way इसको क्या होगा सॉल्व करने का? तो मैंने 4 अलग अलग इंटरफेस बना दिया. इंटरफेस फॉर प्रिंट, इंटरफेस फॉर स्कैन, इंटरफेस फॉर फैक्स एंड इंटरफेस फॉर कॉपी. And multi-function printer can do all the 4 functionalities while standard printer can just print the document. So this is how the interface segregation principle helps us to solve the problem. By doing so, we avoid the problem of implementing unnecessary methods and keep the code clean and focused. And I would like कि आप लोग ये particular exercise को implement कीजिए and let me know if you have any doubts. What is Liskov substitution principle? LSP states that object of a superclass should be replaceable with object of subclass without affecting the functionality of the program. In other words, if S is a subclass of class T, then objects of type T should be able to be replaced with objects of type S without altering the desirable properties of the program, right? तो let's take an example. हम लोग ने पहले देखा था कि बर्ड एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक बर्ड क्लास बना देते हैं विच इज़ टाइप एब्स्ट्रैक्ट. इट हैज़ 2 मेथड विच इज़ स्लीप विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द बर्ड टाइप एंड मेक साउंड इज़ अ मेथड विच विल डिफर बेस्ड ऑन बर्ड, राइट. तो इसलिए ईगल इज़ ए क्लास विच एक्सटेंड्स अ बर्ड क्लास एंड इसको यहाँ पर मेक साउंड मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. एंड अगेन वल्चर इज़ ए क्लास विच एक्सटेंड्स बर्ड एंड इट विल इम्प्लीमेंट इट्स ओन मेक साउंड बिहेवियर, राइट. तो नाउ लेट्स गो टू द मेन क्लास. मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेट मी जस्ट कमेंट दिस लाइन. तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया ईगल विच रिप्रेजेंट्स बर्ड टाइप. एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ईगल वन विच रिप्रेजेंट्स ईगल टाइप, राइट. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट फर्स्ट. तो यहाँ पर आप देखोगे ईगल साउंड्स लाइक ईगल, ईगल इज स्लीपिंग एंड ईगल साउंड्स लाइक ईगल, राइट. तो विच इज़ वर्किंग फाइन. नाउ एस LSP states that if a class S is a subclass of class T,
then object of type T should be able to be replaced with the object of type S without altering the desirable properties of the program. तो इससे हम लोग क्या मीन कर सकते हैं कि ईगल को हम लोग ईगल वन के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. इफ आई डू दिस तब भी दिस वुड वर्क फाइन. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रन इट आउट. एस ईगल वन इज ए सब क्लास, वी कैन असाइन इट टू ए सुपर क्लास ऑब्जेक्ट, राइट. बट अगर मैं इसको वाइस वर्सा करूँ, ईगल वन इक्वल टू ईगल, राइट, दिस विल थ्रो एन एक्सेप्शन क्योंकि ईगल वन रिप्रेजेंट्स ए ईगल क्लास एंड ईगल रिप्रेजेंट्स ए बर्ड क्लास, एंड इसमें ये असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है. थस दिस इज व्हाट द LSP प्रिंसिपल स्टेट्स. नाउ लेट्स कम टू द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल हमें दो मेन चीज़ बताती है. फर्स्ट थिंग इज हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल, both should depend on abstraction. Secondly, abstraction should not depend on details, details should depend on abstraction. तो ये काफ़ी confusing सा साउंड हो रहा है, इसको सिंपल टर्म से समझते हैं. So what does it basically mean is that it means that we should depend on interface or abstract class rather than concrete implementation. This helps in making our code more flexible and easier to maintain. So as we are using interface, this creates a E से has a relationship. एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए वे टू अचीव डिपेंडेंसी इन्वर्जन. तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो लेट्स से हम लोग ने यूज़र क्लास बनाया जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग कैप्चर करेंगे विच इज़ एज, ID, नेम एक्सेट्रा. देन वी विल हैव अ MySQL डेटाबेस विच विल प्रोवाइड अस टू मेन मेथड विच इज़ सेव एंड गेट. सेव विल सेव द एंटायर यूज़र डेटा एंड गेट विल गेट द यूज़र डेटा बेस्ड ऑन ID. एंड हम लोग ने एक एप्लीकेशन बना दिया जैसे MySQL क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे एंड बेस्ड ऑन द यूज़ केस विल ट्राई टू अपडेट द एज. ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड इट नाउ. तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना दिया. इसमें बेसिकली मैंने ये 3 एट्रीब्यूट ऐड किया है, नेम, एज एंड ID. एंड इसका मैंने गेटर्स एंड सेटर्स बना दिया एंड आई हैव यूज्ड ए सिंपल कंस्ट्रक्टर विच विल क्रिएट द यूज़र ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द MySQL DB. MySQL DB में for storage, for now I have created a simple map which will have integer as a key and user as a user object. And while initializing the MySQL DB object, मैंने यहाँ पर इसको हैशमैप से इनिशलाइज कर दिया. एंड इसके दो मेथड है, सेव यूज़र डेटा एंड गेट यूज़र डेटा, राइट. तो मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना दिया. एप्लीकेशन इज टेकिंग MySQL DB ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर मैंने उस कंस्ट्रक्टर में, एप्लीकेशन के कंस्ट्रक्टर में मैंने MySQL DB ऑब्जेक्ट को पास कर दिया. एंड बेस्ड ऑन द यूज केस इट कैन आइदर सेव द डेटा, इट विल अपडेट द डेटा एंड गेट द डेटा, राइट. तो चलिए अब इसको मेन क्लास से कॉल करते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहले यूज़र ऑब्जेक्ट बना दिया विथ एट्रीब्यूट सच एस नेम एस टेस्ट, एज एस 11, ID एस 1. मैंने एक MySQL DB का ऑब्जेक्ट बना दिया. अब लेट्स क्रिएट द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट. We do in this way, new application, and we pass a MySQL DB object here. Up application dot save, right. And let's now application dot get भी कर लेते हैं, get 1. and if I do s out, okay, let's try to just run it. जैसे कि क्या यहाँ प्रिंट होता है. ओके, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करे तो लेट्स से डॉट एज, ठीक है. तो अब आप लोग ने यहाँ पर देखा कि पहले हम लोग ने डेटा को सेव कर लिया एंड देन वी आर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द MySQL DB का ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमें एज मिल रहा है 11. तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि हाउ डज इट वायलेट्स द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में हम लोग ने एक MySQL DB का ऑब्जेक्ट बनाया एंड MySQL DB एक्सपोजेस द मेथड टू सेव एंड गेट द डेटा, राइट. अब लेट्स से कल एक नया रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हम लोग को MySQL DB के जगह वी वांट टू यूज़ MongoDB, राइट. तो नाउ इन दैट केस हम लोग को चेंजेस कहाँ करनी पड़ेगी, राइट. वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट ए न्यू क्लास हियर MongoDB वाला, राइट. एंड उस MongoDB क्लास में हम लोग को सेव एंड गेट मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ MySQL DB. एंड हमें यहाँ सब जगह चेंज करना पड़ेगा, राइट. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंटेनेंस ओवर टाइम
विल गेट टफर, राइट, क्योंकि लेट्स से कल MongoDB है, परसों और कोई दूसरा डेटाबेस हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मे बी और चेंजेस लगेंगे। तो इसमें एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन हमने बोलता है कि डिपेंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्शन नॉट ऑन कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको हम लोग कैसे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो लेट्स सी द क्लास डायग्राम। तो हम लोग ने क्या किया कि एज वी नो द डेटाबेस वुड हैव दिस फंक्शनलिटी, राइट, कि वो 7 गेट कर पाए। तो हम लोग पहले MongoDB MySQL डेटाबेस का क्लास बना दिया विच इम्प्लीमेंट्स द डेटाबेस इंटरफेस। एंड इन फ्यूचर लेट्स से अगर दूसरा डेटाबेस भी आता है, पोस्टग्रेस है या MongoDB है, तो हम लोग उस क्लास को इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। एंड नाउ इन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट वी आर डॉट using the MySQL DB object, we are using the database type here, right? So this is how we don't depend on the concrete implementation, we depend on abstraction. तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो application class है, it depends on database interface, and MySQL database and Postgres database implements the database interface, right? So now this is what ESA has a relationship means. So application object हैज़ ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड MySQL डेटाबेस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस इंटरफेस, राइट। सो दिस इज व्हाट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल रिप्रेजेंट्स। चलिए इसको आप कोड करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जावा क्लास स्टोरेज, जैसे DB स्टोरेज, एंड वहाँ पर मैंने वर्ड सेव कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने यूज़र का ऑब्जेक्ट ले लिया। एंड लेट्स से मैंने एक और मेथड बना दिया, गेट यूज़र, गेट पेस्ट ऑन ID, इंटीजर ID, राइट। पर इंटरफेस मैंने कर दिया इसको, राइट। नाउ लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, MySQL DB इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस स्टोरेज एज द सिग्नेचर इज सेम, आई डोंट हैव टू री इम्प्लीमेंट दिस मेथड। मैं यहाँ पर न्यू जावा क्लास बना दो एप्लीकेशन 2, एंड यहाँ पर मैंने डेटाबेस स्टोरेज DB स्टोरेज, यहाँ पर मैंने पब्लिक एप्लीकेशन, मैंने यहाँ DB स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट लिया, DB स्टोरेज, and this dot DB storage equal to DB storage, right? And यहाँ पर let me just copy paste the previous implementation. तो मैं यहाँ पर अगर जाऊँ, मैं यहाँ पर मैं MySQL DB की जगह database storage dot save, database storage dot save, database storage dot get, right? And let's try to run the same logic from the main method. यहाँ पर मैं एप्लीकेशन 2 बना रहा हूँ, एप्लीकेशन 2 इक्वल टू एप्लीकेशन 2 न्यू एप्लीकेशन 2। यहाँ पर मैं MySQL DB का ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर दे रहा हूँ, राइट। एंड आई विल कॉल द सेम मेथड नाउ, एप्लीकेशन 2 डॉट सेव, एप्लीकेशन 2 डॉट सेव, एप्लीकेशन 2 डॉट गेट, राइट। एंड लेट्स ट्राई टू जस्ट कमेंट आउट दिस लाइन फर्स्ट, let's try to run it. तो अगेन इट प्रिंट्स द सेम वैल्यू है। तो इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हो रहा है? लेट्स से अब मैं इसका ना MongoDB का इम्प्लीमेंटेशन बनाता हूँ, राइट। लेट्स से मैं एक Mongo का इम्प्लीमेंटेशन बनाया क्लास, एंड यहाँ पे मैंने सेम मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया फॉर सिंपलिसिटी। लेट्स ट्राई टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट। यहाँ पर ये MongoDB क्लास नाम से इनिशिएट होगा, राइट। एंड लेट्स से अब मैं वापस एप्लीकेशन मेन मेथड में गया, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग MySQL ऑब्जेक्ट आई यूज द MongoDB ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन 2 इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन 2 MongoDB. Okay, so first I have to create the MongoDB object, MongoDB equal to new MongoDB, and then I pass the MongoDB object का reference, right? So now if I run it, it will print the same value here, right?
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इवन इफ आई एम चेंजिंग द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन, मेरे को कोड सब जगह चेंज करना नहीं पड़ा, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन 2 नाउ डिपेंड्स ऑन इंटरफेस। ना अगर ये सेम चीज़ अगर मेरे को एप्लीकेशन वाले क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा तो फर्स्ट आई नीड टू चेंज द टाइप हेयर टू MongoDB एंड मेरे को इसका कंस्ट्रक्टर भी बदलना पड़ेगा एंड मेरे को सब जगह this needs to be changed, right? So this creates a lot of overhead while you are writing the code. So this is how the dependency inversion principle helps us. It says it depends on abstraction, not on concrete implementation, and it follows a ESE has a relationship. Application has a database object and MySQL database is a type of database interface. So this completes the overall overview of solid principles. आई होप कि आपको सभी कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहे हैं. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हम लोग क्रिएशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.